सब हमारे मेन हीरो का मजाक उड़ाते थे ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक अनाथ है जिसके पेरेंट्स दूध लेने के बहाने अभी तक नहीं आए, क्योंकि असल में उन्होंने तो उसे छोड़ चुका है क्योंकि वो वीक था। लेकिन वो अपनी और अपने भाई की जिंदगी के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ट्रेनिंग लेता है और बहुत पावरफुल स्पिरिट वॉरियर भी बन जाता है। हमें यहाँ लियांग के बारे में बताया जाता है कि वो एक तरह की ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंसान और स्पिरिट साथ में रहते हैं। हमें यहाँ उसके वादे के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो पूरी रक्षा स्ट्रीट के लीडर है और उसकी मॉम ने हाल ही में जन्म दिया है उसके छोटे भाई को जिसका नाम यन होता है। हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि लियांग के जो फादर है उसके पास भी किसी भी तरह के स्पिरिट मौजूद ही नहीं है और यही उनके बच्चों के साथ भी है, यानी कि वो सबके सब लोग वीक है और इनके इस जनरेशन में अब उनके इलाके को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक रात अचानक से लियांग जब खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम और डैड तो घर में है ही नहीं, क्योंकि वो दूध लेने के बहाने कभी वापस आए नहीं। उस दिन के बाद से लियांग हमेशा अकेले रहने लगा, इवन कि अब उसका भाई भी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। हमें यहाँ बताया जाता है कि उसके मॉम और डैड के चले जाने के बाद उनका जो ये इलाका था वो किसी गुंडों के हाथों में पड़ चुका है जिसका नाम लियो है, जो कि गरीब बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उससे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि कमजोर होते हैं। यहाँ वो आकर लियांग को भी बहुत बुरी तरीके से पीटता है और वहाँ पर हंसने लगता है ये कहते हुए कि तुम भी अपनी डैड की तरह बिल्कुल वीक हो। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट किंग को लियांग के सामने शो ऑफ करने लगता है। इसके बाद लियो यहाँ पे अपनी स्पिरिट को लियांग और उसके भाई को पहाड़ी से फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन जब वो यहाँ पे लियांग को गौर से देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर कोई मैजिक तो है शायद जो बाद में उन लोगों की काम आ सके। इसलिए अपनी स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि वो इस छोटे से बच्चे को जाकर फेंक दे, लियांग हमारे काम आ सकता है। और जैसे ही वो उसे फेंकने के लिए जा ही रहा था हम देखते हैं कि लियांग अपने भाई यानी कि यन को बचाने के लिए उसके हाथों से अपने भाई को छीन लेता है और ह्यूमन रियान में चले जाता है अपने और अपनी भाई की जान बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग जो कि अब पुल के नीचे रहने लगा था उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अपने भाई को खाना खिलाने के लिए पास के शॉप से चोरी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कितनी मुश्किलों का सामना करता है जो कि एक 5 साल के बच्चे के लिए तो काफी बड़ी है। एक दिन जब उस शॉपकीपर को इस बारे में मालूम पड़ता है कि लियांग उनके शॉप से खाना चुरा रहा है, हम आखिर किसी को अपना शॉप का खाना फ्री में कैसे दे सकते हैं। इसके बाद वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जाकर वो उस बच्चे को लेकर आए, एटलीस्ट कम से कम इसी बहाने वो हमारे शॉप में काम तो करेगा। तो उसी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि लियांग के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो उसे एक नया घर दे सकते हैं रहने के लिए, लेकिन लियांग उसकी बातों पर नहीं आता है क्योंकि वो किसी भी अनजान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता था। हम देखते हैं कि काफी दिन बीतते जाते हैं और इस बार लियांग का उस जगह में सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था अपने भाई के साथ। एक रात उसके भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसे काफी तेज बुखार था। लियांग उसे लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में चले जाता है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर ये कहते हुए उसके भाई का इलाज करने से मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो फ्री में इलाज नहीं करते। जिसके पास लियांग के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था वो यहाँ पर उसी बंदे के पास जाता है जिसने कि लास्ट टाइम उसे ऑफर दिया था कि वो उसे ऑर्फनेज में जाकर छोड़ देगा जहाँ उन दोनों भाइयों को पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ की लेडी लियांग को बड़े अच्छे से ट्रीट करती है, इवन कि उसे नहलाती भी है और खाना भी देती है। इसी दौरान लियांग नोटिस करता है कि उसका भाई अभी तक उसके पास क्यों नहीं आया, लेकिन अफसोस लियांग को इस जगह में मालूम पड़ता है कि ये लोग सिर्फ उसे इसलिए अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि वो ऑर्फनेज में आया, बल्कि असल में उस बंदे ने लियांग को एक काफी अमीर बंदे के पास भेज दिया है उसका काम करने के लिए और जिंदगी भर उसकी सेवा करने के लिए। दूसरी तरफ उसके भाई को उन्होंने कचड़े के डब्बे में फेंक दिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक और बीमार भी है, उसके ऊपर पैसे खर्च करने का कोई भी फायदा नहीं है। जब इस बारे में लियांग को मालूम पड़ता है तो वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मुझे मेरे भाई के पास वापस जाना है, तो उसे कैसे फेंक सकते हो। लेकिन वहाँ के लोग उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटते हैं जिस पे कि लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो अपने गुस्से की आग में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसी दौरान उसके अंदर की स्पिरिट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमें यहाँ उसके स्पिरिट का नाम यूजिन होता है जो कि काफी सालों से उसके अंदर सो रहा था। जिसके बाद लियांग उन लोगों को पूरी तरीके से पीटता है और उस घर को भी तोड़कर उस जगह से भाग जाता है। वो उसी बंदे के पास आता है और अपने भाई की लोकेशन के बारे में पूछता है और उसे पैसे देने के लिए भी कहता है, जिस पे कि वो बंदा डर के मारे उसे पैसे दे देता है। दूसरी तरफ लियांग अपने भाई यन को लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ वो डॉक्टर के मुंह पर उन पैसों को फेंक कर कहता है कि वो उसका भाई का इलाज जल्द से जल्द करे। अब हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट को बीते हुए लगभग 4 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। यहाँ यन भी काफी बड़ा हो चुका था और लियांग भी। हम यहाँ देखते हैं कि जो
लियांग होता है वो अपनी स्पिरिट की मदद से जो लोग बुली करते हैं बाकियों को उनको पूरी तरीके से पीटता है, चोर डकैतों को भी, और इसी चीज से वो लोग पैसे कमाते हैं। अब जब उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, यानी कि उनके पास रहने के लिए छत भी थी और खाने के लिए सामान भी, तो अब लियांग डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने वाले शहर में जाएंगे और जो चीज उन्होंने काफी साल पहले खो दी थी अपने हाथ से, यानी कि अपना इलाका, उसको वापस से लेंगे। जब वो लोग अपने इलाके में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अब वो रक्सर स्ट्रीट कितनी ज्यादा बुरी हालत में है, इवन कि वहाँ के लोगों के ऊपर रोज टॉर्चर्स होता है लियो के लीडरशिप के अंडर। तब उस जगह में एक स्पिरिट जो कि लड़की को मारने की कोशिश कर रही होती है, उसे देखकर यहाँ पर येन उसे बचाने के लिए हीरो जैसी एंट्री लेता है उस जगह में, लेकिन इस पर वो स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वो यान के ऊपर अटैक करने वाली थी, उस जगह में हम देखते हैं कि लियांग की स्पिरिट आकर यान को बचा लेती है। इसके बाद यहाँ पर लियांग यान को उस लड़की को संभालने के लिए कहता है। खुद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट के साथ मिलकर वहाँ के स्पिरिट्स को हराने लगता है। जहाँ फाइट के दौरान वो स्पिरिट भले ही उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूगन होता है यानी कि लियांग की स्पिरिट, वो बड़ी आसानी से उसे पटक के हरा देती है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि लियांग और येन की खबर यहाँ पे लियू को भी मिल चुकी थी कि वो दोनों के दोनों भाई पतला लेने के लिए वापस आ चुके हैं, जिसे देखकर लियू उस जगह के सारे घोस्ट को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। और यहाँ हम किंग को भी देखते हैं, यानी कि लियू की स्पिरिट को, जो कि उस जगह में डायरेक्ट आकर लियांग के स्पिरिट के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लियांग की स्पिरिट किंग के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर लियू उस जगह में हंसने लगता है, ये कहते हुए कि वो लगभग 4 साल बाद बदला लेने आया है। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि लियांग इस टाइम पर भी इतना ज्यादा कमजोर होगा। और इसके बाद वो वहाँ पे लियांग को लूजर कहने लगता है। और दूसरी तरफ लियांग से ये भी कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के नहीं गए थे उस रात, बल्कि उसके पेरेंट्स को किसी स्पिरिट ने खत्म कर चुका है। और इसी दौरान वो लियांग को काफी ज्यादा पीटता है, जिसके बाद लियांग बिल्कुल सदमे में चले जाता है। इसके बाद वो लियांग को अपने पास कैप्चर करके अपने साथ ले जाता है, उससे अपना स्लेव बनाने के लिए। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि यान उन लोगों से बच जाता है, क्योंकि उस लड़की ने यान को छुपा लिया था। उस दौरान वो दोनों के दोनों एक सुरक्षित जगह में छुप जाते हैं, जहाँ यान को मालूम पड़ता है कि वो लड़की असल में एक म्यूट स्पिरिट है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बाकी स्पिरिट की तरह ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जितना भी टॉर्चर उसने सहा है उसकी वजह से उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का डर अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगी है थोड़ा थोड़ा। यहाँ हम लियांग को देखते हैं, जहाँ पर कि लियू के लोग उसे लेकर एक आइलैंड में ले आते हैं, जहाँ पर कि लियांग नोटिस करता है कि उसके जैसे काफी ज्यादा बच्चे हैं, जिसे कि लियो अपने अंडर ट्रेनिंग देता है जबरदस्ती काफी ज्यादा पीट के, जिसके बाद उन लोगों को अपनी अपनी स्पिरिट दी जाती है लियो के अंडर काम करने के लिए। लेकिन लियांग को इस जगह में थोड़ी देर और भी नहीं रुकना था, क्योंकि उसे जाकर अपने भाई को ढूंढना था। वो उस जगह से पानी के रास्ते चले जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले बच्चे रोक देते हैं। लियांग उसके साथ फाइट करने के लिए अपने स्पिरिट को समन करता है, लेकिन वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसके पास तो उसकी स्पिरिट मौजूद ही नहीं है और ना ही उसकी कोई पावर्स, जिसके बाद वो पुलिस उसे पूरी तरीके से पीटते हैं। इससे पहले कि लियांग वहाँ पर पीट के मर जाता है, हम देखते हैं कि लियो नाम का लड़का उस जगह में पहुंचता है, जो कि अपनी 3 गार्जियन स्पिरिट के साथ लियांग की जान बचा लेता है उन पुलिस को हराते हुए। इसके बाद वो लियांग को अपने से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ वो लियांग से वादा करता है कि वो जरूर उसे इस जगह से बाहर ले जाएगा सुरक्षित उसके भाई के पास। यहाँ वो चुपके से एक रास्ते तक पहुंच जाता है, जहाँ पे कि लियो लियांग को बताता है कि यही एक रास्ता है अपनी दुनिया में वापस जाने का, यानी कि इस आइलैंड से बाहर निकलने का। इस पानी के अंदर तुम जितना डीप जाओगे उसी दौरान तुम्हें एक तरह का पोर्टल मिलेगा, जो कि तुम्हें डायरेक्ट से इस आइलैंड के बाहर ले जाएगा। लियांग जैसे कैसे करके उस पानी में कूद जाता है, अपने नए दोस्त के ऊपर भरोसा करते हुए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो लगभग पानी के काफी अंदर तक चले जाता है, लेकिन अभी भी उसे वो पोर्टल नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद लियो ने उससे झूठ कहा है, और जब वो अपनी सारी उम्मीद हार चुका था, तभी वो नोटिस करता है कि वो वापस से अपने दुनिया में पहुंच चुका है, जहाँ पर कि एक बोटमैन उसे दिखाई देता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे जैसे कैसे करके वापस से रक्सर स्ट्रीट में जाना होगा अपने भाई को बचाने के लिए। वो जब उस जगह में पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी गैर मौजूदगी में अब यहाँ पर लियो, जो कि उन स्पिरिट्स को कैद करते हुए उनसे स्लेवरी करा रहा है, जिनमें से जो स्पिरिट अपनी गुस्से की आग में एक तरह के मॉन्स्टर्स में बदल जा रहे हैं, और अब उन घोस्ट की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। तो उसी तरह हम उसे लड़की को देखते हैं, जो कि अभी भी यान को उस जगह में छुपा कर रखी थी। लेकिन ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, जब यहाँ पर उन स्पिरिट्स को यान की लोकेशन मालूम पड़ चुकी थी। इसके बाद वो इसके बारे में लियो को भी बताते हैं। लियो जब उस जगह में पहुंचता है
है तो वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त यान सामने आकर लियो को रोकने के लिए कहता है, जिसे देखकर लियो उस जगह में हंसने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर ये बच्चा मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। इसके बाद वो उसे हाथ से मक्खी की तरह फेंक देता है। दूसरी तरफ हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस जगह में यान को खत्म करने वाला ही था कि तभी उस जगह में एंट्री लेता है लियांग अपने भाई को बचाने के लिए। वो इस जगह पे स्पिरिट से फाइट करने लगता है और अपने भाई को बचा लेता है। यहाँ वो एक एक करके उन सारे घोस्ट और स्पिरिट को भी खत्म करने लगा था। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी चुकी थी और उसके डर के वजह से वो एक तरह के मॉन्स्टर में बदलने लगती है। अपने डर के वजह से इसके बाद वो अपनी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पर वो यान के ऊपर टाक करने के लिए बढ़ने लगती है, जिससे देखकर लियांग अपनी स्पिरिट को उस लड़की को पीटने के लिए कहता है, जिस पर कि उसकी स्पिरिट यही करती है। लेकिन इस बार यान काफी ज्यादा सदमे में होता है कि आखिर वो लड़की एक मॉन्स्टर में कैसे बदल सकती है और हम लोग उस लड़की को क्यों पीट रहे हैं। उसने मेरी कितनी ज्यादा मदद करी थी जब लियांग यहाँ पर मौजूद नहीं था। लियांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो लड़की पुरानी जैसी नहीं रही है, यानी कि अब वो मॉन्स्टर बन चुकी है। यान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पे लियांग को कहता है कि प्लीज अपने स्पिरिट को बोल दो कि वो उस लड़की को छोड़ दे। अब इसके बाद लियांग के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने भाई को सबक सिखाने के लिए अपने स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि वो उस लड़की को छोड़ दे। यहाँ वो लड़की जो कि मॉन्स्टर में बदल चुकी थी वो डायरेक्ट एक बार फिर से यान के ऊपर टाक कर देती है, लेकिन यान इस वक्त पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि वो अभी भी मॉन्स्टर बन चुकी है। पर जब यान नोटिस करता है कि वो लड़की वाकई में उसकी खून की प्यासी बन चुकी है तो यान खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका भाई बिल्कुल सही कह रहा था। जिसके बाद लियांग अपने स्पिरिट को उसे मार देने के लिए कहता है। जब वो ये चीज कर देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट उस जगह से प्योरीफाई होकर चले जाती है, यानी कि उसे मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यान का पूरा दिल टूट चुका था। वेल वो रात के टाइम पर उस लड़की की लाश को दफनाने के बाद अपने भाई से रोते हुए वादा करता है कि वो एक दिन जरूर लियो और उसके सारे स्पिरिट्स और घोस्ट को खत्म कर देगा, क्योंकि उसी की वजह से उस लड़की के अंदर इतना ट्रॉमा भरा था और वो एक मॉन्स्टर में बदल गई। जिस पर कि लियांग उससे कहता है कि हाँ, इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों भाइयों को एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिस पर कि यान भी उससे वादा करता है। इसके बाद वो दोनों के दोनों भाई ह्यूमन वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं, जहाँ वो अपने घर जाकर एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। एनिमीज देखने के बाद उनकी जैसी टेक्निक्स को भी सीखते हैं और जब वो एक बार पावरफुल बन जाते हैं तो वो फिर से बदला लेने के लिए लियू के इलाके में चले जाते हैं, यानी कि अपनी पुरानी जगह में। जहाँ जाकर हम देखते हैं कि वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ घोस्ट एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। उसे बचाने के लिए लियांग उस जगह में एंट्री लेता है यान के साथ और वो दोनों के दोनों भाई मिलकर उन सारे घोस्ट को मार देता है, सिर्फ उनमें से एक घोस्ट को छोड़कर, जो कि लियो को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वो दोनों के दोनों भाई एक बार फिर से बदला लेने के लिए वापस आ चुके हैं, अपने खोए हुए इन सारी चीजों को वापस लेने के लिए। जब ये बात लियो को मालूम पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इस बार तो उन दोनों चिलकोसों को ठिकाने लगाना ही होगा और इसलिए वो अपनी पूरी घोस्ट की आर्मीज को उनकी तरफ भेज देता है और खुद भी पैकअप के लिए चले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लियांग ने अपने स्पिरिट के साथ मिलकर यहाँ पर लियू की सारी आर्मी को ठिकाने लगा दिया था। जब लियू उस जगह में पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो उस जगह में किंग को समन करता है लियांग के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन इस बार पलड़ा भारी पड़ रहा होता है लियू की तरफ, क्योंकि जो लियांग की स्पिरिट होती है वो इस टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, जो कि किंग को बड़ी आसानी से हराती थी उस जगह में। और लियू को भी हराने के बाद लियांग अपने घर की तरफ पहुंचता है, जहाँ पे कि उन लोगों ने अपना बचपन बिताया था। वहाँ जाने के बाद लियांग को पुरानी चीजें काफी ज्यादा याद आती है कि तभी उस जगह में एक बार फिर से लियू पहुंच जाता है लियांग के साथ लड़ने के लिए, ये कहते हुए कि अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। इसके बाद वो पास ही पड़ी हुई पेड़ से एक लकड़ी काट कर खाने लगता है जैसे कि वो किसी तरह की चॉकलेट हो, जिसके बाद अचानक से उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल 100% में पहुंच जाती है और वो लियांग को इस बार फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ वो अपनी स्पिरिट को भी समन कर देता है। यहाँ लियांग भी अपनी स्पिरिट के साथ उनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन इस बार वो देखते हैं कि जो लियू की स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसके एक ही अटैक पर लियांग की स्पिरिट दूर जाकर गिरती है और यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ लियू और उसके स्पिरिट लियांग और लियांग के स्पिरिट की तरफ भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। यहाँ लियू लियांग को इंजर्ड करते हुए उसे पकड़ कर मारने वाला ही होता उस जगह में, ये कहते हुए कि उसका बाप एक नंबर का गवार था और वो भी वीक है। इससे पहले कि उस जगह में वो लियांग को मार देता,
यहाँ पर यन आकर लियो को काफी तेज लात मारता है मुंह पर, जिस पर कि लियो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर लियांग की जो स्पिरिट होती है वो भी अपने आप को किंग के हाथों से छुड़ाकर उसे भटकाते हुए उन बच्चों को लेकर उस जगह से भागने लगती है, क्योंकि अभी इसी वक्त वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उन दोनों के साथ फाइट कर पाए। उन्हें भागता हुआ देखकर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो कहता है कि नहीं, इस बार तो उन्हें उन बच्चों को ठिकाने लगाना ही होगा। वो यहाँ पर अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि वो इसी वक्त जाकर ह्यूमन वर्ल्ड के उस रास्ते को बंद करते, वो लोग इस जगह से भागने नहीं चाहिए। दूसरी तरफ वो बाकी लोगों को ये भी ऑर्डर देता है कि आज ही रात सारे इंसानों को मारकर उन्हें भी स्पिरिट में या फिर गोश्त में कन्वर्ट कर दो। हमें आज ही रात अपनी आर्मी को दुगना करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जहाँ पर कि वो सबके सब मिलकर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन उस रास्ते में एक स्पिरिट आकर लियांग को रोक देती है। लियांग उसके साथ फाइट करता है, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिस जगह में लियांग की स्पिरिट आकर उस स्पिरिट को ठिकाने लगा देती है। इससे पहले कि वो उस जगह में जा ही रहे होता है, लियांग पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर कि वो अपनी इस स्ट्रीट की हालत को देखकर काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है। उसे वहाँ पर स्पिरिट्स और लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल जाता है कि आखिर वो अपने लोगों को अकेला छोड़ के इस जगह से कैसे भाग सकता है गद्दारों की तरह। यहाँ यान भी अपने भाई से कहता है कि नहीं, हमें उन लोगों को बचाना चाहिए, हमें उनके साथ लड़ना चाहिए, हम तो दोनों के दोनों मिलकर साथ में उसे हरा सकते हैं। लेकिन लियांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वो यहाँ पे यान को पकड़ के ह्यूमन वर्ल्ड के दरवाजे की तरफ फेंक देता है, उससे ये कहते हुए कि वो बड़ा भाई है, उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि वो बाकियों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते। इसके बाद वो उस जगह से चले जाता है जहाँ रास्ते में उसे लियो और उसकी पूरी आर्मी दिखाई देती है। वो लोग यहाँ पे लियांग के साथ फाइट करते हैं, लेकिन लियांग इतने सारे लोगों के साथ लड़ लड़ के थक चुका था और यहाँ वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को लियो के इलाके में पाता है, जहाँ पर कि लियो उसे बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। लियांग से वो उगलाना चाहता था कि आखिर उसने अपने भाई को कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन लियांग उस जगह में सिर्फ मार खाता है और अपना मुंह भी नहीं खोलता। जिसके बाद यहाँ पर किंग लियांग को पीटने लगता है, बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह। पर जब भी वो अपना मुंह नहीं खोलता, उसी दौरान लियो के पास उसका मैसेंजर आता है, जो कि उसे मैसेज देता है कि लियांग का भाई यानी कि यान ह्यूमन वर्ल्ड में भाग चुका है। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पे लियो हंसने लगता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो अभी उस चिलगोजे को पकड़ के लाए। यहाँ बाहर हम यान को देखते हैं जो कि वापस से उस जगह में एंटर होने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी उस पोर्टल को नहीं खोल पा रहा था। तभी उस जगह में वो एक तरह की स्पिरिट को नोटिस करता है, जो कि इनविजिबल थी, जिसे कि यन नहीं देख पा रहा था। और यहाँ वो स्पिरिट यन के साथ लड़ने लगते हैं और यन भी यहाँ पर उसके साथ लड़ रहा होता है, लेकिन वो स्पिरिट वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो कि यन को काफी ज्यादा कूटता है। जिसके बाद यन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ वो अपने मुंह से खून उसके मुंह में थूकता है, जिस पर कि वो थोड़ी देर के लिए विजिबल भी हो जाता है, लेकिन ये चीज काफी नहीं थी। जिस पर कि यन फाइट के दौरान पास ही पड़े हैंड पंप को खोल देता है और बारिश की वजह से वो पर जितनी भी स्पिरिट्स थी उन्हें देख पा रहा था। वो यहाँ देखता है कि लगभग उस जगह में 3 स्पिरिट्स मौजूद है। इसके बाद वो लोगों के साथ लड़ने के लिए अपनी पावर का यूज ना करते हुए अपने दिमाग का यूज करता है। वो उनमें से एक स्पिरिट के मुंह पे चढ़ जाता है, जिसके बाद वो स्पिरिट यन को लेकर उस जगह से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट लियो के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि यन को देखकर लियो हंसने लगता है और कहने लगता है कि बलि का बकरा खुद ही मेरे पास चल कर आ गया, मुझे तो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद यहाँ पर यन, जो कि लियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे लियो बड़ी आसानी से यन को काफी ज्यादा पीट कर उसे उसके भाई के सामने ही पटक देता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए लियो के साथ साथ में लड़ने लगता है। लेकिन लियो इस बार भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर कि वो उन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा देता है। लेकिन यन बार बार खड़े होकर लियो के साथ फाइट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि जब तक वो मन नहीं जाता तब तक वो लियो को काफी ज्यादा पीटेगा, क्योंकि वो लियो से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो उसका मुंह बंद करने के लिए यान को पकड़ लेता है और पीटने वाला ही होता है। उस जगह में लियांग आकर अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर था, जिस पर कि लियो उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। ये देखकर यान को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी गुस्से की आग में पागल होने लगता है। वो लियो से कहता है कि अगर उसने उसे एक बार छोड़ दिया तो वो लियो को नहीं छोड़ेगा, जिस पर कि यहाँ पे लियो हंसने लगता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उसकी पूरी मेमोरीज को मिटा देता है, ये कहते हुए कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने बदले की आग में और क्या कर सकते हो। हम देखते हैं
हैं कि वो अपनी पूरी मेमोरीज को खो चुका था, यानी कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर लियांग है कौन। इसके बाद वो अपने भाई के ऊपर ही अटैक करने लगता है, ये समझ के कि लियो उसका मास्टर है। यहाँ पर लियो जो कि यान के हाथों में उसे एक तरह का नाइफ भी दे देता है। लियांग अपने भाई को उठाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने भाई के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसका भाई होश में आने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लियांग की स्पिरिट को देखते हैं जो कि लियांग को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे लियो की स्पिरिट उसे रोक देती है और यहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि लियांग की स्पिरिट बार बार हार जा रही थी। अंदर हम देखते हैं कि लियांग डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के ऊपर भले ही अटैक नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी करके उसे यन के हाथों से उसका चाकू हटाना होगा। इसके बाद वो उसके हाथ में लात मारता है, जिस पर कि यन के हाथ से चाकू छूट कर दीवार पर लग जाता है और यहाँ वो दोनों के दोनों भाई लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कि ऑलरेडी लियांग की स्पिरिट किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ हम किंग को देखते हैं जिसने की लियांग की स्पिरिट को काफी ज्यादा पीट कर उसे इंजर्ड कर चुका था, लेकिन लियांग की स्पिरिट को सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की चिंता थी। वो अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे आगे बढ़ने लगता है, जिस पर कि लियो किंग को ऑर्डर देता है कि वो उसके तरफ शूट करे। इसके बाद किंग अपनी एरो से उसके तरफ शूट करने लगता है, लेकिन लियांग की स्पिरिट इन सारी चीजों से भी नहीं रुकती अपने मास्टर को बचाने के लिए। यहाँ पर जब उसने उसे लगभग काफी बार शूट कर चुका था, उनमें से एक तीर जाकर सीधा उसके दिल में लगता है, तब उस जगह में लियांग की स्पिरिट बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो उस जगह में बेहोश हो जाती है। यहाँ हम इन दोनों भाइयों को भी देखते हैं जहाँ पर कि यन ने लियांग को इतना ज्यादा पीट चुका था, जिसके बाद लियांग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसके बाद यन वापस से उस नाइफ को पकड़ के लियांग का काम तमाम करने वाला ही होता है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं मार पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिस पर कि वो लियांग से पूछ ही लेता है कि आखिर वो है कौन। वो यहाँ रो रहा होता है, जिस पर कि लियांग अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिसने कि तुम्हें बचपन से लेके बड़े तक पाला पूछा है बिना माँ बाप के। और इसके बाद वो यहाँ पर यन को सारी पुरानी बातें याद दिलाने लगता है, कैसे उन भाइयों ने हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया था। यहाँ उन दोनों भाइयों को उनकी दुख भरी कहानी सुनकर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो यहाँ पर देखता है कि यन इस काम को करने में काफी ज्यादा देरी लगा रहा है, इसलिए वो उसके हाथ के ऊपर धक्का दे देता है, जिस पर कि वो चाकू डायरेक्ट लियांग के पेट में जाकर घुप जाता है, जिस चीज को देखकर यन काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो अपने दिमाग में जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे चारों तरफ से अपने भाई की लोरी याद आ रही होती है, जो कि हमेशा रात को सोने से पहले उसका भाई उसके लिए गाता था। तभी उस जगह में उसका भाई भी पहुंच जाता है। जैसे ही यन अपने भाई की उंगली पकड़ता है तो उसका भाई गायब हो जाता है। इसके बाद यन अपनी आंखों को खोलता है और अपने भाई को देखता है, जो कि अब आखिरी सांसें ले रहा था। वो उसी की गोदी में मारा जाता है, जिसे देखकर यन सिर्फ अपने भाई के लिए रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ लियो उसे देखता और कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है। इसके बाद वो उसे अपने पैर से लात मारने वाला ही था कि तभी उस जगह में हम देखते हैं कि काफी तेज थंडर लाइटिंग होती है और यहाँ इसे देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लियांग की स्पिरिट कहती है कि असल में यन कोई कमजोर नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर इतनी पावर्स है कि वो लगभग एक से ज्यादा स्पिरिट्स को अपने अंदर कैद करके रख सकता है, यानी कि वो लियांग से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो अपनी पीछे से एक बक्से को खोलता है, जिसके अंदर एक तरह का चीज रखा हुआ था। इसके बाद वो चीज की सील को ओपन करने के लिए अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी। लेकिन उस जगह में सील खुलने के बाद उस जगह में लगभग 7 स्पिरिट्स पहुंच जाती है, जिसे देखकर लियांग के स्पिरिट उन लोगों से कहते हैं कि मुझसे वादा करो कि मेरे चले जाने के बाद तुम सबके सब यन के लिए लॉयल रहोगे और उसकी रक्षा करोगे, और वो लोग वही करते हैं। इसके बाद वो यन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद लियांग के स्पिरिट भी आखिरी सांस लेकर उस जगह से गायब हो जाती है। यन के बॉडी के अंदर वो स्पिरिट्स पहुंचने के बाद यन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। यन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर लियो को लगता है कि अब तो वो लोग गए, इसलिए वो किंग को उसके तरफ फाइट करने के लिए कहता है। खुद वो उस जगह से भागने लगता है, जहाँ पर यन की स्पिरिट किंग के साथ फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ यन यहाँ पर लियो की तरफ बढ़ने लगता है अपने वेपन को लेकर उसे मारने के लिए। वो यहाँ पर उसे धक्का देते हुए उसको उसके घर के अंदर ही पटक देता है, जहाँ वो उसके घर के अंदर घुसकर उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लियो यहाँ पर उसे वार्निंग देता है कि अगर वो उसके पास भी आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यन उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता है। वो लगातार उसके ऊपर वार करता है, उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यहाँ वो उसी के बाहर से एक बोतल पकड़ कर उसके मुंह पे टाक करता है, उसके मुंह पे बहुत ज्यादा पंचेस मारने लगता है। यन वहाँ पर काफी स्पिरिट्स को भी देखता है, जिसे कि लियो ने कैद करके रखा हुआ था एक्सपेरिमेंट के लिए। यन उन स्पिरिट को उस जगह से छुड़वा देता, लेकिन वो स्पिरिट यहाँ पर यन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, जिस पर कि यन अपनी पूरी पावर्स के साथ उस जगह में काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस पर कि वो सारी की सारी स्पिरिट्स मारी जाती है। यहाँ पर लियो का घर भी अब टूटने लगा था, आसपास बिल्कुल आग ही आग फैल जाती है। जब इस बारे में
बाहर उन दोनों स्पिरिट्स को मालूम पड़ता है तो वो अपने मास्टर को बचाने के लिए घर के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग देखता है कि अब उसके मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं, यानी कि अब उसे महसूस होता है कि वो इस जगह में नहीं जीत सकते। इसलिए किंग लिव को लेकर उस जगह से भागने लगता है और जब वो रास्ते से भाग ही रहे होते तभी उस जगह में उन्हें किसी के घोड़े की आवाज आने लगती है। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर असल में यन की स्पिरिट होती है जो कि अपने हाथ में बड़ा सा लॉलीपॉप लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लिव की बिल्कुल फट चुकी थी। इसके बाद वो यहाँ पे किंग को ऑर्डर देता है कि वो उसको पीट दे, जिस पर कि अपने मास्टर के ऑर्डर पर किंग इंजर्ड होते हुए भी उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे यन की स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल थी जो कि उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। तभी उस जगह में लिव की आवाजों को सुनकर जो कि अपने स्पिरिट को ऑर्डर दे रहा होता है वहाँ पर काफी ज्यादा घोस्ट भी पहुंच जाते हैं, जिसे कि एक टाइम पर लिव ने बहुत ज्यादा पीटा था और उनके ऊपर टॉर्चर करा था। इसके बाद वो स्पिरिट्स आकर वहाँ पर लिव को ठिकाने लगाने वाले थे कि लिव उस जगह में अपने स्पिरिट से मदद मांगने लगता है, जिस पर कि किंग बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए भी अपने मास्टर को बचाने के लिए उन घोस्ट के साथ लड़ने लगता है उस जगह में और उन सारे घोस्ट को हरा देता है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो उस जगह में अपने मास्टर को गुड बाय कहते हुए गायब हो जाता है, जिससे देखकर यहाँ पर लिव बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब तो उसके पास से उसकी स्पिरिट भी जा चुकी थी, क्योंकि अब आखिर उसे कौन बचाएगा इस जगह में। तभी उस जगह में यन की स्पिरिट भी आगे बढ़ने लगती है लिव को मारने के लिए। इससे पहले कि वो अपने लॉलीपॉप से पिचक देती उस जगह में यन एंट्री लेता है ये कहते हुए कि उसे उसके पापों की सजा तो मिलेगी लेकिन हमसे नहीं बल्कि खुद से। यहाँ वो लिव को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है, जहाँ पर कि लिव उस जगह में पहुंचने के बाद अपने आप को हीरो समझ रहा होता है कि आखिर ये इंसान तो मुझे कैसे ही हरा पाएंगे। लेकिन वहाँ के गैंगस्टर लोग उसे बहुत ज्यादा कूटते हैं, जहाँ की वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता। अगले सीन में हम रैन को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिट के साथ एक जगह में बैठा होता है। वो अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा था जो कि भले ही अब मारा गया हो लेकिन अब वो स्पिरिट फॉर्म में जरूर उसके पास आएगा। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद हम देखते हैं कि उस जगह में लियांग तो नहीं आता पर लियो के साथ काम करने वाला एक बंदा जरूर आता है। उसका नाम सांता होता है, जिसे देखकर यहाँ पर रैन अपने स्पिरिट को उसे मार देने का ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि ये नमूना तो छूट ही गया हमारे हाथ से। अब इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर उसे खत्म करते, सांता जो कि लियांग से माफी मांगने लगता है, कहता है कि ये सब कुछ मैंने लियो के लीडरशिप के अंडर करा था, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था तुम दोनों भाइयों को नुकसान पहुंचाने का, बट मैं उस टाइम पे कर भी क्या सकता था। मैं बस तुम्हें यहाँ पे ये सौंपने आया हूँ कि अब जैसे कि इस इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल तुम हो तो तुम्हें यहाँ का लीडर बनना चाहिए। लेकिन इस काम को करने से पहले तुम्हें एक आइलैंड में जाना होगा जहाँ जाकर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद तुम लायक बन जाओगे रियल लीडर बनने के लिए। तभी उस जगह में यहाँ पर रैन को अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर लियांग होता है जो कि अपनी स्पिरिट फॉर्म में उससे मिलने के लिए आया होता है। वो अपने भाई को कहता है कि हाँ वो जो भी बोल रहा है सही है, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी इससे पहले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह से जाने लगता है अपने भाई को गुड बाय कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैन की गैर मौजूदगी में उस जगह को लियांग प्रोटेक्ट करके रखेगा। रैन अपने भाई को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था बट इमोशनली वो उसे गुड बाय कहते हुए चले जाता है। हम देखते हैं कि 1-2 साल बीत जाते हैं जहाँ पर कि रैन उस आइलैंड में जाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक दिन जब वो वापस अपने घर पहुंचता है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो वो अपने भाई से मिलता है, जहाँ लियांग नोटिस करता है कि उसका भाई काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन लियांग नहीं, इसलिए क्योंकि वो मर चुका है और वो एक स्पिरिट है, स्पिरिट कभी भी बढ़ नहीं सकती। इसके बाद वो दोनों के दोनों भाई वादा करेंगे कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने वादे के इस इलाके को हमेशा बचा कर रखेंगे बुरे हाथों से। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 10 साल बीत चुके थे। यहाँ पर रैन भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उन दोनों भाइयों की जिंदगी बिल्कुल अच्छे से चल ही रही थी जब तक कि उनकी लाइफ में ये लड़की नहीं आती है। इस लड़की का नाम हमें यहाँ पे शिया बताया जाता है, जो कि आजकल काफी ज्यादा मेहनत कर रही है जॉब ढूंढने के लिए। एक दिन रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताता है। वो वहाँ पर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, लेकिन शिया को लग रहा होता है कि शायद वो एक बकवास है, इसलिए वो उसी के मुंह के सामने उस पर्ची को फेंक कर चले जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सेंटा होता है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे क्या बढ़ाती है, उस जगह में एक फूड डिलीवरी वाले बंदे से वो टकरा जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि रैन होता है। रैन उसे वहाँ डांटता है कि तुम्हें देख कर चलना चाहिए रोड में, वो तुम्हारी बाप की रोड नहीं है। पहले हम शिया को देखते हैं जो कि अपनी सारी जॉब्स में रिजेक्ट हो जा रही थी बार बार। उससे कोई भी अपने
अपने काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं था, जिस वजह से शिया काफी ज्यादा डिप्रेशन में होती है। तभी एक रात उसके फोन में मैसेज आता है जहाँ पर एक बंदा उसको जॉब इंटरव्यू के लिए रात के टाइम पर बुला रहा होता है। शिया बिना कुछ सोचे समझे उस जॉब के लिए उस बताए हुए एड्रेस में पहुंच जाती है, जो कि डीमन स्ट्रीट होता है। वो जगह उसे काफी ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी, यानी कि उस जगह में आसपास कोई भी लोग मौजूद नहीं था। वो पागलों की तरह आगे बढ़ते जाती है, जहाँ पर कि वो एक तरह के बैरियर को भी क्रॉस कर देती है। उस बैरियर को शिया नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे नहीं मालूम पड़ता। काफी आगे तक जाने के बाद शिया को लगता है कि शायद से किसी का फ्रॉड रहा होगा। आखिर ऐसे अनजान इलाके में आखिर कोई किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे बुला सकता है? मैं सच में बेवकूफ हूँ, मैं उन लोगों की बातों में आ कैसे गई? कहीं ये लोग मुझे डार्क वेब में बेच तो नहीं देंगे? इससे पहले कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती, शिया वापस से उसी रास्ते से जाने लगते हैं जहाँ से कि वो आई थी, लेकिन वो रास्ता भूल चुकी थी। इवन कि अब इस जगह में उसका गूगल मैप भी काम करना बंद कर देता है। तभी अचानक से आगे जाकर वो एक घोस्ट से टकरा जाती है, जो कि उसके साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर उसकी फटके 4 हो चुकी थी। उस जगह में वो महसूस करती है कि उस जगह में सिर्फ एक ही घोस्ट नहीं है, बल्कि घोस्ट की पूरी आर्मी है। वो पकड़कर उसके ऊपर अटैक करने वाले ही थे, और इससे पहले कि वो उसे उस जगह में खत्म करते थे, हम देखते हैं कि कोई बंदा उन्हें अपनी नीडल से खत्म कर देता है। जब शिया ऊपर देखती है तो उस जगह में रेन और लियांग होते हैं। रेन के हाथों में वही स्वाड होती है। शिया उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद इस जगह में रेन उन घोस्ट के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ एक एक करके उन सारे घोस्ट को ठिकाने लगाने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे लियांग उस लड़की के पास आता है, उससे पूछता है कि आखिर तुम इस जगह में आ कैसे गई, मतलब कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? ये जगह डीमन स्ट्रीट है, जिसकी रक्षा मेरा भाई करता है। यहाँ शिया उसके भाई को देखते है, यानी कि रेन को, जो कि उन घोस्ट के साथ अपनी फायर पावर से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन्हें खत्म कर देता है, जिसे देखकर शिया काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो और कोई नहीं पर वही डिलीवरी वाला सन की बंदा था, जिसे देखकर अब वो दोनों की दोनों उस जगह में एक दूसरे को देखकर लड़ने लगते हैं। तभी उस जगह में उन घोस्ट का सबसे बड़ा लीडर भी पहुंच जाता है उस जगह में, जिसका लेवल काफी ज्यादा था, इसलिए वो यहाँ पर उन लोगों से बातें भी कर सकता था। वो यहाँ पे रेन को उसका पूरा बिस्तरा बांधने के लिए कहता है, क्योंकि आज से ये जगह उसके अंडर है। जिस पर रेन हंसने लगता है और कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपना पूरा बिस्तरा बांधने वाला है इस जगह से। इसके बाद वो दोनों की दोनों इस जगह में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे कि रैन बड़ी चालाकी से उसके पीछे आकर उसके ऊपर लात मारता है और उसे दीवार में पटक देता है, जिसे देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस जगह में वो रैन के ऊपर अटैक करने के लिए पड़ने लगता है। रैन एक बार फिर से अपनी पुरानी चाल को चलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बंदा उसकी चाल को समझ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट बिल्कुल बराबरी की लग रही होती है, लेकिन जब तक यहाँ पर वो बंदा यान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, वो यहाँ पर अपने ब्लो से यान को दीवार में पटक देता है और इसके बाद जैसे वो उस जगह में उसे मारने वाला ही था, यान अपनी वेपन की पावर को अटैक कर देता है, उसके ऊपर चार्ज करते हुए काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन वो बंदा अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी उस जगह में एक स्नेक आकर यान के ऊपर अटैक कर देता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो बंदा अपने हाथों को सारे स्नेक्स में बदल चुका था। वो यान के ऊपर अटैक करते हैं, जिस पर कि यान बिल्डिंग से टकरा जाता है। इसके बाद उन्हें लगता है कि शायद यान मारा जा चुका है, इसलिए वो अपनी आर्मी को उस लड़की को पकड़ के मारने के लिए कहता है और साथ ही साथ लियांग को भी, जिसे देखकर यहाँ पर शिया काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उस जगह में यान उस बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। वो यहाँ पर उस घोस्ट को कहता है कि अभी सपने देखना बंद करो, क्योंकि इस जगह का लीडर अभी भी जिंदा है। और इसके बाद वो उस जगह में एंट्री लेता है हीरो जैसी, और फिर अपनी उस गार्जियन स्पिरिट को समन करता है। उसका नाम सूसू था। सूसू उस जगह में अपने एक ही अटैक में उन सारी घोस्ट की पैंट गीली कर देता है, जिस पर कि वो सबके सब डर के मारे पार्टी बदल लेता है और रन के सामने आकर घुटने टेक लेते हैं। इन सारी चीजों को सिया भी देख रही होती है, लेकिन अब वो इस जगह में बेहोश हो जाती है, जहाँ वो अपने सपने में 2 आंखों को देखती है जो कि उसे ही घूर रहे थे। तभी अचानक से उसकी आंख भी खुल जाती है और उसे लगता है कि शायद वो उस हेल स्ट्रीट से बाहर निकल चुकी है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो अभी भी उस स्ट्रीट में मौजूद है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो यान से पूछती है कहीं वो तो नहीं मर गई, और वो इस जगह में पैनिक करने लगते हैं, जिस पर कि यान उससे कहता है कि अभी तो वो जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, ये कहते हुए कि नॉर्मल ह्यूमन का इस जगह में आना साफ मना है और वो लोग यहाँ पर लगे हुए बैरियर के अंदर कभी नहीं आ सकते, और जो अगर आने की कोशिश भी करता है उसे सजा दी जाती है। इसके बाद वो उसके सर को फ्राई करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सिया काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उस जगह में रन को याद आता है कि हाँ, असल में इस जगह में एक तरह के लोग और आ
सकते हैं, जिन ह्यूमंस के पास पावर्स होती है और उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। यहाँ वो सिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, लेकिन उसे उसके अंदर किसी भी तरह की स्पिरिट नहीं दिखाई दे रही थी और अब वो उस जगह में से मारने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले सिया अपने डिफेंस के लिए अपने पर्स को उसके मुंह पे फेंक कर मारती है, जिस पे कि उसके बैग के अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गिर जाते हैं। टेबल में एक तरह का कार्ड उन लोगों को मिलता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि सेंटोम ने उसे दिया था। उस कार्ड को पढ़कर यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन सिया उन लोगों को बताती है कि ये कार्ड मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने दिया था और देखो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि किसी ने मुझे मैसेज भेजा था। उस मैसेज को पढ़ने के बाद उन दोनों भाइयों को यही लगता है कि जरूर ये सेंटम ने जानबूझकर उसके लिए प्रैंक लिखा होगा, उससे तो मैं बाद में देख लूंगा, इससे पहले मुझे इस लड़की को वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़कर आना होगा। इसके बाद वो सिया को अपनी बाइक में बैठाकर उस जगह से बाहर ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में सिया नोटिस करती है कि हेल स्ट्रीट के पूरी अपनी एक अलग ही सिटी है। तो जिस पर रेनो से बताता है कि हाँ क्यों नहीं, जैसे दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है उसी तरह इन स्पिरिट की भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। हम लोगों का काम है कि बस हम इन स्पिरिट्स को नॉर्मल ह्यूमन से अलग रखें। रहते तो वैसे ही सबके सब एक ही दुनिया में है, लेकिन इन लोगों को सही रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे कल रात को तुमने वो घोस्ट देखा था जिसके साथ मैंने फाइट करी थी, ये सब कुछ स्पिरिट के उनके इमोशन की वजह से होता है। जब वो काफी बुली होते हैं या फिर परेशान होते हैं और उनके डर की वजह से वो इविल बन जाते हैं, तो मैं इस जगह में बस उन्हीं लोगों के ऊपर नजर रखता हूँ कि वो किसी भी बंदे को बुली ना करे, क्योंकि इविल्स जब वो एक बार बन जाएंगे उन्हें रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो लड़की यहाँ पर रैन से उसके स्पिरिट के बारे में पूछती है, जिस पर कि रैन अब उस जगह में सुसु को बाहर निकालकर उस जगह में शो ऑफ करने लगता है सिया के सामने हीरो बनने के लिए। इसके बाद वो यहाँ पे सिया को ये भी बताता है कि जो ह्यूमंस ज्यादा पावरफुल होते हैं उनके पास एक तरह की स्पेशल एबिलिटीज होती है स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की। वो लोग थोड़ा सा आगे गए होते हैं कि तभी उस जगह में काफी ज्यादा घोस्ट उन लोगों को घेर लेते हैं, जिसे देखकर सिया काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन रैन उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस जितना हो सके मुझे उतने टाइट से पकड़ के रखो। और इसके बाद वो अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और अपने रास्ते में आते हुए सारे घोस्ट को चकमा देते हुए काफी स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। जहाँ जो भी घोस्ट उससे टकरा रहे थे आगे, उन्हें पीछे से सू खत्म कर दे रहा था। यहाँ उनकी बाइक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काफी ज्यादा खतरनाक स्टंट्स कर रहे होता है, जिसे देखकर सिया काफी ज्यादा डर चुकी थी। एक टाइम पर तो उसे लगता है कि शायद अब इस जगह में वो लोग मरने वाले, क्योंकि रैन सीधा अपनी बाइक को दीवार की तरफ भी बढ़ा रहा था। वो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि वो एक तरह के पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच चुके, इसलिए अब इस जगह में रैन उसे नीचे उतार देता है और उससे पैसे मांगने लगता है अब बाइक के लिए, क्योंकि वो खराब हो चुकी है, उसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत पैसे लगेंगे। जिस पर कि सिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके मुंह पे पैसे फेंक कर मारती है। वेल वो यहाँ पर सेंटोम के बारे में पूछती है क्या आखिर वो बंदा करना क्या चाहता है, जिस पर कि अब यहाँ पर रैन उससे सेंटोम के बारे में बताने लगता है कि वो बंदा उसे ह्यूमन वर्ल्ड में ड्यूटी मिली हुई कि वो जाकर ऐसे ह्यूमंस को ढूंढे जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, जो कि आगे बढ़कर स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सके। उसकी बातों को सुनकर सिया उससे कहते हैं लेकिन सेंटोम ने आखिर मुझे क्यों चुना, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई भी स्पेशल एबिलिटीज मौजूद ही नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर रैन अपने हाथ में कुछ चीज लिखता है और उसे दिखाता है। वो उस लेटर बड़ी आसानी से पढ़ लेती है, लेकिन जब वो चीज सेम दूसरे बंदे के साथ करता है वो उस लेटर को नहीं पढ़ पाता। वेल वो यहाँ पे इसी चीज का एग्जाम्पल उसे देता है, अगर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती तो शायद वो उस लेटर को पढ़ ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर शायद किसी तरह की काफी ज्यादा पावरफुल गार्जियन स्पिरिट मौजूद है, जो कि भले इस टाइम पर सोई है लेकिन आने वाले टाइम पर वो जाग जाएगी। बट उससे पहले तुम कभी भी आज के बाद हेल स्ट्रीट में मत जाना, चाहे तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें हर बार बचा पाऊँ। और इसके बाद वो अपनी बाइक को घुमाकर उस जगह से निकल जाता है। हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों को दूर खड़ा सेंटोम भी सुन रहा होता है। घर पहुंचने के बाद सिया उसकी बातों को नोटिस कर रही होती है, सोच रही होती है कि रैन ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है, यानी कि मुझे अपने सपनों में वो दो आंखें हमेशा दिखाई तो देती है, लेकिन क्या वाकई में मेरे अंदर पावर्स है। फिर इसके बाद वो थोड़ी देर बाद मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अजीब अजीब से पोज मारने लगती है अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए। उसे लग रहा होता है कि वो शायद किसी तरह की बारबी गर्ल है जो कि छड़ी घुमाकर अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देगी, लेकिन उस जगह में कुछ भी नहीं होता, ना ही उसकी कोई गार्जियन स्पिरिट बाहर आती है और ना ही कोई पावर। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है
और रोने लगती है बेड में, ये सोचते हुए कि वो शायद वाकई में एक लूजर है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप में सर्च करने लगती है कि आखिर वो अपनी गार्जियन स्पिरिट को कैसे एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन वो सबके सब फेक थे। जिसके बाद वो हार मानते हुए उस जगह में लेट जाती है और रेन के बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो बंदा इतना ज्यादा कूल है, काश मेरे पास भी पावर्स होती। तभी उस जगह में वो सोचती है क्यों ना मैं रेन से ही ट्रेनिंग लो, तू शायद कुछ बात बन सकती है। वेल इसके बाद वो रात के टाइम पर एक बार फिर से डीमन स्ट्रीट के पास जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर कदम रखने की। लास्ट इंसिडेंट के बाद उसे लगता है कि शायद एडवेंचर वाली जिंदगी उसके लिए तो है ही नहीं, इसलिए वो उम्मीद हारते हुए उस जगह से वापस घर की तरफ चले जाती है, जहाँ अगले दिन एक बार फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करती है। वो अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए जाने लगते हैं, जिनमें से एक जॉब में वो सिलेक्ट भी हो जाती है। उस जॉब को पाकर सिया काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए अब वो अपने पर्स से उस कार्ड को भी फेंक देती है जो कि सेंटोम ने उसे दिया था, और वो जाकर सो जाती है। हम देखते हैं कि उसका कार्ड उड़ते उड़ते एक रोबोट के पास आकर गिरता है, जिस पर कि जब वो रोबोट उससे स्कैन करता है तो उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। इसके बाद वो सिया के घर के तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ वो सिया के घर में पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर सिया काफी ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वो उस जगह में सिया को मार देता, सही टाइमिंग में सेंटोम आकर उसे बचा लेता है और वो सिया से कहता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी इस जगह से भागकर ह्यूमन स्ट्रीट में जाए, क्योंकि ये रोबोट्स उस जगह में नहीं आ सकते वहाँ के बैरियर की वजह से। और उसके बाद देखते ही देखते उसके घर में पूरे रोबोट्स आ जाते हैं, काफी ज्यादा तादाद में, जो कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिया की गार्जियन स्पिरिट को चोरी करना चाहते थे। सेंटम के ऑर्डर पर सिया उस जगह से भागने लगते हैं, तो उसी तरह सेंटम उन रोबोट्स के साथ लड़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिया उस जगह से भागने के लिए एलिवेटर का यूज करती है, लेकिन वहाँ पर भी रोबोट्स थे, इसलिए वो सीढ़ियों के रास्ते भागते भागते छत तक पहुंच जाती है। लेकिन वो रोबोट्स वहाँ पर भी चढ़ने लगते हैं ऊपर आने के लिए। वो ऊपर आकर सिया के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन सेंटम उस जगह में पहुंच जाता है सिया को बचाने के लिए। वो सिया को इस जगह से भाग जाने के लिए कहता है और जल्दी से जल्दी डीमन स्ट्रीट में जाने के लिए। बट अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, उस जगह में बहुत ज्यादा रोबोट्स मौजूद थे, जिसे देखकर यहाँ पर सेंटम के कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यहाँ पर सिया को छत से धक्का दे देता है, जिस पर कि सिया मरने वाली थी। इससे पहले वो विंडो साफ करने वाले एलिवेटर के ऊपर गिरती है, जिस पर कि वो बच जाती है और उस एलिवेटर की रस्सी की मदद से सेंटोम उसे सही सलामत जमीन में लैंड करा देता है। जिसके बाद सिया उस जगह से भागने लगती है डीमन स्ट्रीट की तरफ, एक बार लास्ट बार पीछे मुड़ते हुए और अपने घर को देखते हुए। उसे यहाँ रास्ते में काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है अपनी गार्जियन स्पिरिट के ऊपर कि आखिर उसने उसे किस तरह की मुसीबत में डाल दिया है। ना ही वो खुद आ सकती उसे बाहर बचाने के लिए और ना ही उसकी वजह से वो चैन से जी पाएगी। वो रास्ते में भाग रही होती है बिना ध्यान दिए हुए कि ट्रक खुद तो उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है अपने नई मिशन के लिए। लेकिन पहली बार जिंदगी में सिया ऐसी लड़की थी जिसने कि ट्रक उनको भी मात दे दी थी, यानी कि वो ट्रक उन जगह में ब्लास्ट हो जाता है और सिया बच जाती है।